हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं लास्ट कुछ दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मेडिको नर्सिंग क्लासेज के चैनल के ऊपर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से ऊपर जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो सारे अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज कल की क्लास में हमने देखा था, कल के लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, फ्लूइड के ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा था कि ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन कैसे होता है, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोलैरिटी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, डिटेल के साथ पढ़ा था। अगर किसी भी स्टूडेंट ने जिसने कल की क्लास अटेंड की है और उसको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप। आज की क्लास हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, कि हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स ऑफ जो बॉडी फ्लूइड्स हैं। ठीक है, कल हमने देखा था कि ब्लड है, लिम्फ है, साइनोवियल फ्लूइड्स हैं, जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड है और सारी कैविटीज़ के अंदर छोटा जो थोड़ा बहुत फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उन सब का मूवमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, वो कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स का मूवमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स के मूवमेंट्स की बात करें अपन, अगर बॉडी फ्लूइड के मूवमेंट्स की बात करें तो बॉडी फ्लूइड के मूवमेंट में देखिए कि जो भी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स कौन सी थी, जो कल मैंने बताया था कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स वो मेम्ब्रेन है जो कि सेलेक्टिव सब्सटेंसों को ही क्या करती है, अलाउ करती है, अपने आप को क्रॉस करने देती है। ठीक है, जो सब्सटेंस क्रॉस होना चाहिए जिसके लिए वो सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके इस तरफ की तरफ मान लीजिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होने की वजह से ये क्या कर रही है, केवल पोटेशियम को ही फिल्टर होने देगी। ठीक है, तो ये जो भी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो कुछ भी इस साइड में, उनमें से सिर्फ पोटेशियम ही इस तरफ आ पाएगा, बाकी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इस साइड से इस साइड पे नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या कर रही है, एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंसों को ही क्या करेगी, अलाउ करेगी। ठीक है, तो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की जैसा काम करती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कैपिलरी की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से वो क्या करती हैं, अलाउ करती हैं वाटर और सम सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है, उनको अलाउ करती है कि वो उनके थ्रू पास हो जाते हैं। ठीक है, और ये जब मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस राइट टू लेफ्ट या वन पार्ट टू अनदर साइड या वन साइड टू अनदर साइड, जो सेल मेम्ब्रेन है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो मूवमेंट्स हो रहा है, उस मूवमेंट के लिए बहुत सारे फोर्स काम करते हैं, सेवरल फोर्स आर अफेक्ट। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल और जो कैपिलरीज की वॉल है उनके ऊपर लगते हैं, और वो सारे फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इन सारे सब्सटेंस की मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है डेट के जो क्या अलाउ कर रही हैं, सेल मेम्ब्रेन और जो कैपिलरी की वॉल है वो अलाउ कर रही है वाटर और सम सॉल्यूट पास थ्रू देम। ठीक है, वाटर और जो भी सॉल्यूट होता है उसको पास करने के लिए कि भाई आप इसके अक्रॉस जा सकते हैं। साथ के साथ क्या होता है, बहुत सारे फोर्स, सेवरल फोर्स, जैसा कि कल हमने देखा था, हाइड्रोस्टेटिक है, ऑस्मोसिस है, फिल्ट्रेशन है, ठीक है, डिफ्यूजन है, ऑस्मोलैरिटी है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑन्कोटिक प्रेशर है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, फोर्स है जो अप्लाई कर किए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ताकि वो क्या कर सके, जो भी पर्टिकुलर फ्लूइड है, जो भी पर्टिकुलर आयन है उसको क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, इसमें देखिए नेक्स्ट लास्ट वन पॉइंट ये कह रहा है कि इफ द बॉडी लॉस्ट मोर इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हमारी बॉडी मोर इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस्ट हो जाते हैं, देन क्या होता है, देन फ्लूइड एज कैन हैपन इन द केस ऑफ डायरिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ डायरिया, डायरिया के केस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है। देखिएगा डायरिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा क्या होता है, लॉस होता है इन केस ऑफ डायरिया। उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, लेस एंड देन द इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब डायरिया के अंदर मान लीजिए, डायरिया के अंदर क्या हुआ, वाटर और फ्लूइड क्या हो गए, बाहर निकल गए, तो सेल के बाहर जो था, यानी कि वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो वेस्कुलर वेस्कुलर कंपार्टमेंट जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट है उसके अंदर क्या हो गया, फ्लूइड की कमी हो गई। ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज,
अब उसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो वो फ्लूइड कहाँ से लेगा, वो फ्लूइड कहाँ से लेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, आयन इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उस वहां से ले लेगा, कहाँ से लेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट टू इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, अब नॉर्मली क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी की हमारी सेल है, ठीक है, ये वाली एक सेल है, और ये जो सेल है इसके इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास जो भी फ्लूइड आएगा या जो कुछ भी फ्लूइड होता है वो क्या है, ठीक है, यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट था, साथ के साथ में यहाँ से मान लेते हैं कि कोई वेसल जा रही है, तो अब इस वेसल के अंदर जैसे ही ये फ्लूइड कम हुआ है, इस वेसल के अंदर जैसे ही ये फ्लूइड कम हुआ है, ये वेसल के अंदर ब्लड चल रहा था, ठीक है, अब ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ, जैसे ही फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ डायरिया की वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा तो क्या होगा, डिक्रीज इंट्रावेस्कुलर। ठीक है, वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेसल्स के अंदर फ्लूइड कम होगा तो क्या होगा, ये जो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट से वो आ जाएगा इंट्रावेस्कुलर के अंदर आ गया। अब इंट्रावेस्कुलर के अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर ही तो है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या हो जाएगी, फ्लूइड की कमी हो जाएगी। ये फ्लूइड का मूवमेंट इधर क्यों हुआ, ये फ्लूइड का मूवमेंट इसलिए इधर हुआ क्योंकि जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो फ्लूइड था, उस फ्लूइड के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा चले गए, इस वजह से वहाँ पर क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया तो क्या होगा, वो क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए अपने आप को यहाँ के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कर लेगा, खींच लेगा, वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर खींच लेगा, ताकि दोनों तरफ जो वेसल्स की जो वॉल है वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करिए, दोनों तरफ क्या रहे, कंपार्टमेंट के अंदर बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो यही इस पॉइंट के अंदर आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जब बॉडी से मोर इलेक्ट्रोलाइट और वाटर या फ्लूइड का लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होती है, या एक्सुअल कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशियंसी हो जाती है बजाय इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट वन है स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पर है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी कीप्ड इन ए बैलेंस। ठीक है, इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये बताया गया फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी कीप्ड इन बैलेंस फॉर हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों एक बैलेंस रेंज में रहे। ठीक है, एक बैलेंस रेंज के अंदर रहे, ताकि बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है बॉडी की, वो कंटिन्यूसली नॉर्मली चलती रहे। अगर इनके अंदर कोई भी अल्ट्रेशन आता है तो हो सकता है, अगर इनके अंदर सीवियर अल्ट्रेशन आता है तो हो सकता है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्लोजली हमें इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड लेवल को क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, कहाँ करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं आपके कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में भी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, साथ के साथ क्या करते हैं, नर्व कंडक्शन के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। साथ के साथ आपके ब्लड फॉर्मेशन या ब्लड क्लोटिंग मान लो, ब्लड क्लोटिंग के अंदर बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, साथ के साथ ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे बॉडी के जो मेजर फंक्शंस हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्स हो गई है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का काम है, उसके अंदर भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का ही काम होता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल है, तो वो सारी चीज़ें जो बॉडी की फिजियोलॉजी को नॉर्मली मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होती है, उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एक बहुत ही मेजर रोल
होता है। तो इसीलिए ये रिक्वायर्ड है, ये एक नॉर्मल और एक टर्म एंड कंडीशन है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, कि हमारी बॉडी को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एक नॉर्मल रेंज में हमेशा हमेशा टाइम पे प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि उनकी जो हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो नॉर्मली मेंटेन रह सके, नॉर्मली बॉडी है वो इजीली फंक्शनिंग कर सके। नेक्स्ट है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने मेरे यूट्यूब चैनल की जो मेडिकल नर्सिंग क्लासेज है उसके यूट्यूब चैनल पे अगर आप जा कर के देखोगे तो इंट्रावीनस जब जो भी इंट्रावीनस थेरेपी पढ़ाई गई थी, इंट्रावीनस थेरेपी, तो उसी के दौरान हमने ये सारे पढ़ लिए थे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ये उसी टाइम पे अपन ने पढ़ लिए थे, बट एक ब्रीफली डिस्कशन अपन यहाँ भी इसका कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल के साथ अगर आपको पढ़ना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, क्या इनका फंक्शन होता है, क्या इनकी स्ट्रेंथ होती है, कौन कौन से आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसके लिए प्लीज़ आप इस यूट्यूब मेडिको नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के आप प्लीज़ रेफर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट और वाटर दोनों, सोल्यूट और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो दोनों इक्वल कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट हो। कौन सा सोल्यूट और वाटर दोनों के दोनों कहाँ प्रेजेंट हो, इक्वल कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 0.9। ठीक है, एज सेम एज ब्लड, हमारे बॉडी फ्लूइड्स की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 0.9% होती है, सेम ऑस्मोलैरिटी इसी की भी यही रहती है। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वाटर कंसंट्रेशन। सोल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो दोनों जो सेम हो रही है उसी को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इनडायरेक्टली अगर दूसरे तरीके से हम इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर इक्वल इन कंसंट्रेशन, दोनों जब एक समान कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है, आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इजी है इसको समझना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होंगे जिसके अंदर हमारा सॉल्यूट है वो लेस होगा लेकिन सॉल्वेंट क्या है वो मोर होगा। सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, कम, लेस कंसंट्रेशन, यहाँ पे होगी इसकी लेस कंसंट्रेशन और इसकी होगी मोर कंसंट्रेशन। अगर किसी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर, अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूट और वाटर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की कंसंट्रेशन अगर इक्वल होगी तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल है इसका मतलब है कि आइसोटोनिक है। लेकिन अगर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है, सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है, प्लीज़ रेफर द मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। ठीक है, वीडियोज़ ऑफ इंट्रावीनस थेरेपी, इस हेडिंग के अंदर यही जो इंट्रावीनस थेरेपी की जो भी वीडियोज़ हैं उनके अंदर ये पढ़ाया हुआ है पहले से। आप यहाँ से जाकर के डिटेल के साथ स्टडी कर सकते हो कि कौन सा फ्लूइड है वो आइसोटोनिक होता है, कौन सा हाइपोटोनिक होता है, कैसे कब लगाना होता है, किस केस के अंदर इनका यूज़ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो मोर है, जो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो मोर है और वाटर की कंसंट्रेशन या वो लेस है, वाटर या सॉल्वेंट, इसको लिख सकते हैं सॉल्वेंट, वाटर या सॉल्वेंट। अगर वाटर या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो अगर कम है, ठीक है, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अगर वाटर और सॉल्वेंट दोनों इक्वल है, वाटर और मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल है, आइसोटोनिक, सॉल्यूट कम है, हाइपोटोनिक, सॉल्यूट ज़्यादा है, हाइपरटोनिक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा।
नेक्स्ट वन है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ये अमाउंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो अमाउंट है या जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन डिटरमाइन बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो डिटरमाइन करता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। कौन डिटरमाइन करता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो डिटरमाइन करती है किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है, वो डिटरमाइन करती है हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को कि ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना होगा, ठीक है। अगर जो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है हमारी, ठीक है, या जो भी मेम्ब्रेन है, जो भी सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो भी सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के दोनों साइड, बोथ साइड में अगर कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, या वो कंडीशन क्या कहलाती है? आपकी आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक कंडीशन हो गई, ठीक है। और अगर मान लीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज द लेस सॉल्यूट्स, पता है मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपको बता दिया, ठीक है, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक तरफ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक तरफ कम है तो वो कहलाएगा आपका हाइपोटोनिक, और अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन एक तरफ ज़्यादा है और एक तरफ कम है तो वो कहलाएगा आपका, जिस तरफ कम है वो कहलाएगा आपका हाइपोटोनिक, और जिस तरफ ज़्यादा है वो कहलाएगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है, सिंपल सी है। आई होप आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। नेक्स्ट वन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस यूनिट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब तक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई आयन है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो उसके लिए वो क्या कहलाता है? उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वो क्या कहलाता है? उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन क्या है? मूवमेंट है, किसका है? मूवमेंट ऑफ आयन, किसी भी आयन का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के होते हुए, अगर किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए अगर कोई आयन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या हो रहा है? आप देखिएगा स्टूडेंट्स कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी सॉल्यूट होते हैं वो क्या करते हैं? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन का मूव का मतलब है कि जहां कम था, नॉर्मली क्या होना चाहिए? डिफ्यूजन क्या कहता है? ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि हमने 7वीं 8वीं क्लास के अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक रूम के अंदर, एक कॉर्नर के अंदर आप एक अगरबत्ती लगा देते हो तो उस अगरबत्ती की जो स्मेल है, वो जो सुगंध है वो उस पूरे रूम के अंदर हो जाती है। लेकिन आपने अगरबत्ती एक ही कोने में लगाई थी तो वो क्या हुआ था? जहाँ जिस कोने में लगाई थी वहाँ पे क्या थी? अगरबत्ती की जो स्मेल थी, जो सुगंध थी, वो क्या हो गई? ज़्यादा होने से जो स्मेल थी वो क्या मूव कर गई? वो ज़्यादा से कम की ओर मूव कर गई। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उल्टा हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या हो रहा है? कम से ज़्यादा की तरफ मूव करना पड़ रहा है सॉल्यूट्स को, ठीक है। तो जब कोई आयन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए
कम से ज़्यादा मतलब कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, जो भी ग्रेडियंट्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, वो मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करते हैं। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन का मतलब है कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है। नॉर्मली ज़्यादा से कम की तरफ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए जब कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ज़रूरत पड़ेगी हमें एनर्जी की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाम आते ही समझ जाना चाहिए आपको कि एक्टिव, एक्टिव का मतलब हो गया रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी की यहाँ पे क्या है, जरूरत है, ठीक है जी। दूसरा हमें लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो भी सब्सटेंस होते हैं उनका जो मूवमेंट्स हो रहा है, तो उन सब्सटेंस में इंक्लूडेड कौन कौन से हैं, ठीक है। उसमें है आपका सोडियम है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपका मूव करता है। पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है और हाइड्रोजन है। ये सारे आयन है वो क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए सेल के एक तरफ से दूसरी तरफ ये जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया लेक्चर आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोज़ आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।